बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूँ सुमेरा सलीम। नाज़रीन, वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार साहब ने कहा है कि पाकिस्तान जौहरी ताकत है, खुद मुख्तारी पर हमला हुआ तो हर कीमत पर दिफा करेंगे, चाहे कोई भी मुल्क हो। जबकि दूसरी जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की दोहा में हंगामी अरब इस्लामी सरबराही इजलास के मौके पर ईरान के सदर से मुलाकात हुई। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर साहब भी उस मुलाकात में मौजूद थे। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कौमी असम्बली के बाद सेनेट कमेटियों से भी मुस्ताफ़ी होने का फैसला किया है। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कौमी असम्बली के बाद सेनेट कमेटियों से भी मुस्ताफ़ी होने का फैसला किया है। इररिलेवेंट है, पाकिस्तान की अंदरूनी सियासत इर्द गिर्द इतना कुछ हो रहा है कि उसमें ये जो पूरा सिस्टम है वो कब तक चलता है, कैसे चलता है रियासत के मुकाबले पे, ये बात अहम है। अच्छा, खैर, अच्छा मैं ये कह रहा था कि इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि कल जो इजलास हुआ है, कतर में जो इजलास हुआ है कल इस्लामी ममालिक का और OIC का, तो उसमें जो है वो ये एक सबसे आप समझें कि एक नाखुशगवार मामला जो सामने आया है वो ये है कि ये इजलास बुरी तरह से नाकाम हो गया। अच्छा, 57 अरब ममालिक उसमें मौजूद थे। OIC और अरब लीग पहले भी कोई इनका कोई बहुत एक फोरम तो है ज़रूर, लेकिन ये है कि कोई मुस्लिम उम्मा और इस तरह की बातें जो है ये ठीक है, लेकिन ये कोई कभी भी माजी में ये किसी मरबूत प्लान के साथ ये फोरम सामने नहीं आए। ठीक है, ये एक इज्तिमा तो होता है, लोग शरीक होते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन कोई भी किसी भी किस्म का कोई मरबूत प्लान ये लेकर सामने नहीं आते। अच्छा, अब उसमें जो है वो ये बात बड़ी इम्पॉर्टेंट है कि कल के इजलास में आप ये देखें कि तकरीबन सारे इस्लामी ममालिक के वहाँ पे हुक्मरान मौजूद थे। उसके बाद जो है वो करारदाद भी हमारे सामने आई, मुख्तलिफ तकारीर भी हुई वहाँ पे, लेकिन कोई ऐसी हिकमत अमली सामने नहीं आ सकी जिसको कहता हूँ मरबूत हिकमत अमली, जिसके नतीजे में इसराइल और नेतन्याहू को किसी भी तरह से रोका जा सके। बल्कि अब मैं आपसे जिस वक्त ये बात कर रहा हूँ तो एक भरपूर खूनी हमला जो है वो इसराइल का गज़ा में ज़मीनी अटैक शुरू हो चुका है और उनकी तरफ से ये ऐलान हुआ है कि गज़ा इज़ बर्निंग। इस वक्त गज़ा में सुबह से अब तक मुझे नहीं पता कितने 100 वहाँ पे बेगुनाह फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं, इमारतें गिराई जा रही हैं और ज़मीनी हमला जो है वो शुरू हो चुका है। और कुछ देर पहले एक बड़ा हमला इसराइल का यमन पे हुआ है, जिसमें जो उनकी हुदैबा की जो बंदरगाह है वहाँ पे काफ़ी जानी नुकसान की इत्तला है। अच्छा, अब ये देखें, ये बात जो बड़ी अहम है वो ये है कि कल मार्को रूबियो जब कतर पहुँचे और रात को उनकी मुलाकात हुई, तो वो मुलाकात जो है वो किसी यानी उसमें कोई भी ऐसी बात मुस्लिम ममालिक उनको कन्वे करने में नाकाम रहे, क्योंकि उससे पहले ज़ाहिर है कि वो इजलास ख़त्म हो चुका था। सिर्फ मार्को रूबियो की 1-on-1 मुलाकात हुई कतर के अमीर कतर से, वो ज़ाहिर है पूरी कोशिश उन्होंने की, जो भी सारा सिलसिला। लेकिन ये है कि ये तकारीर और ये बातें और ये सारे जो हैं ये एक तरफ रह गए और जो इसराइल है उसको ये रोक नहीं सके। माशी तौर पे वो कमज़ोर हो गया, दुनिया में वो तन्हा हो गया, नुकसान उसका बहुत हो गया, सब कुछ है, लेकिन वो अपनी जगह जो है वो अमेरिका ने अपना जो वज़न है वो उसके पलड़ में डाल दिया। अच्छा, अब ये देखें कि दुनिया, हमारी जो पूरी दुनिया है जी, इस वक्त जो प्लेनेट अर्थ पे जो पॉपुलेशन है, ह्यूमन पॉपुलेशन, जो इंसानों की तादाद, वो 8 अरब से ज़्यादा है, 8 बिलियन। और उस 8 अरब में से 2 अरब यानी 8 में से 2 अरब से ज़्यादा मुसलमान हैं। यानी आप ये समझें कि ये कोई 25% या 26% मुसलमान बनते हैं पूरी दुनिया में।
यानी तकरीबन 1/4 पॉपुलेशन जो है दुनिया की वो मुसलमान है। और दुनिया में कुल 2 अरब और 1 करोड़ 60 लाख से कम यहूदी हैं। सही। यानी 2 अरब एक तरफ हैं, 1 करोड़ 60 लाख एक तरफ है, और 99 लाख उसमें से ये इसराइल की जंग शुरू होने से पहले वहाँ पे थे। अब उनकी तादाद कम हो गई, काफ़ी लोग चले गए वहाँ से, वापस आ जाएंगे, जो भी उनका इसराइल का मामला चल रहा है। यानी अगर इसको रेशो देखा जाए तो ये 1:125 बनता है रेशो, ज्यूज का और मुस्लिम्स का। सही। लेकिन आप देखें कि उन्होंने तिगनी का नाच नचाया हुआ है ओवैसी को एक मुल्क में। ठीक, अब तकारीर जो है वो बड़ी बड़ी हुई हैं, बातें बड़ी बड़ी हुई हैं, लेकिन ये है कि वो एक फ़ौज बननी चाहिए, कि इत्तेहाद बनना चाहिए, इसराइल के ख़िलाफ़ लड़ेंगे, पाबंदियों पे गौर किया जाएगा, उनके ख़िलाफ़ सफ़ारती ताल्लुकात ख़त्म करने पे गौर होगा। ये जिस जगह तक पहुंच चुका है ना मामला फ़लस्तीनी रियासत का, और जो स्टीव विटकॉफ का प्लान, ये अभी भी मौजूद है अपनी जगह, ये ज़हन में रखें। अभी वो मामला सारा ख़त्म नहीं हुआ। अभी अमेरिकन को भी पता है, अभी इसराइल को भी पता है, अभी यहाँ अरब ममालिक को भी। अभी ऐसा नहीं हुआ कि वो सारा का सारा, अभी जाहिरियत शुरू हो गई दोबारा, यमन में फिर अटैक हो गया। यमन, अच्छा ना उस इजलास में यमन का कोई नुमाइंदा था हूतीज़ का, लड़ तो हूतीज़ रहे ना, ठीक है, वो पॉलिटिकल जो भी आप जिस हुकूमत को जो भी मानते हैं, लेकिन बहरहाल लड़ तो हूतीज़ रहे हैं। इसी तरह लड़ तो हमास वाले रहे, तो वो भी उस मीटिंग में नहीं थे, इजलास में हमास तो नहीं थी, हिजबुल्लाह भी नहीं थी। तो मसला ये है सारी कि उनके नुमाइंदे नहीं थे, ठीक है, उनको ऑब्जर्वर स्टेटस वगैरह दिया जा सकता था, वो भी नहीं हुआ। बात ये है सारी कि ये जो इससे पहले भी हमने तो इतने बरसों देखा है मामला, कि चाहे वो लीबिया का मामला हो, चाहे वो सूडान के मामलात हों, चाहे वो इराक़ में मामलात हों, या ये फोरम्स जो हैं ये कोई कारकर्दगी दिखाने में नाकाम इसलिए रहे हैं कि ये बिल्कुल यूनाइटेड नेशंस जैसे एक फ़ोरम बना हुआ है, तो जिसमें कोई सर पैर उसका है नहीं, डिबेटिंग क्लब है, तो ये भी बस ये है कि एक दूसरे से मिले, यकजहती का जो है वो इजहार हुआ और मिले और जो ख़त्म हो गया। लेकिन कोई इसराइल की जाहिरियत को रोकने के लिए कोई मरबूत प्लान सामने नहीं आ सका। हैविंग सेड इट, ये बात ध्यान में रखें कि मैंने कभी इसराइल के ख़िलाफ़ इतना जो भी कुछ बयानात और तकारीर आ रही, इतनी भी पहले कभी नहीं होते देखी। और उसकी वजह यह है कि दबाव बड़ा शदीद है, अवाम का दबाव बड़ा शदीद है। यानी ये जो बातें हैं ना कि उनसे तोड़ दिया जाए, जिसके लिए मार्को रूबियो को कहना पड़ गया कि ये पब्लिक कंजम्पशन के लिए, उसकी वजह यह है कि इतने सख्त बयानात आ रहे थे, कि बयानात इतने सख्त कि जी सफारती ताल्लुकात तोड़ने पे गौर हो रहा है, या फ़ौज बनाने पे गौर हो रहा है जो इसराइल के ख़िलाफ़ लड़ेगी। सीरिया ने तो बाकायदा बात कर दी पूरी, ये सारे मामलात हो गए, मुख्तलिफ मुल्कों की तरफ प्लान्स गए, सारा कुछ हुआ। लेकिन यह कि सफारती ताल्लुकात तोड़ने पे गौर होगा, अभी तोड़े तो नहीं है नहीं। और वहाँ पर 2-2.5 लाख 3 लाख जो हैं वो फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं, तिजारत भी हो रही है, फ़्लाइट्स भी चल रही हैं, सारा कुछ चल रहा है मामला। अब यह है कि मार्को रूबियो यहाँ पर आए, वो मिले, और उन्होंने साथ ही कहा कि जी वो हम आपका डिफेंस का मामला जो है, डिफेंस के मामला आपके और बढ़ाएंगे आगे, इसको सब कुछ करेंगे आइंदा, और ये कि कोशिश होगी कि आइंदा नेतन्याहू उधर मुस्तलसल कह रहा है कि हम जो है फिर हमला करेंगे, फिर हमला करेंगे, फिर हमला करेंगे, फिर हमला करेंगे, फिर हमला करेंगे। और वो जो वहाँ पे एक उनका जो यहूदियत में एक मुक़द्दस रास्ता वो बयान करते हैं, वो 600 मीटर की एक आप समझ लें कि वो बाईपास टाइप चीज़ है, छोटी सी खंदक एक ज़मीन के अंदर से वो रास्ता गुज़रता है, और वो जो रास्ता है वो गुज़रता है, और वो जो है वो मस्जिद अक्सा के बिल्कुल पास से गुज़रता है। ये वो है जिसमें एक दफ़ा वो नेतन्याहू ने भी अपनी तस्वीर उतरवाई थी कुछ अर्से पहले, नेतन्याहू खड़ा होकर कह रहा था कि मैं वो सड़क बना रहा हूँ, तो उसका भी मार्को रूबियो ने इफ्तिताह किया। और मार्को रूबियो के साथ जो अमेरिकन एम्बेसडर मौजूद हैं वहाँ पे, ये आपको याद होगा कुछ अर्से पहले उसने ये तस्वीर उतरवाई थी कि ये रास्ता, ये ज़हन में रखो, ये नीचे से गुजरता ही है सुरंग। तो कल जो है उन्होंने मार्को रूबियो ने इसका ऐलान, बाद में मार्को रूबियो ने कतर आने से पहले वहाँ पर एक छोटी सी सेरेमनी हुई, और उस सेरेमनी में मार्को रूबियो भी थे, उसी रास्ते में जो कि एक ज़ेर ज़मीन रास्ता है,
उस रास्ते में जो है मार्को रूबियो भी थे, अमेरिका के जो हैं वो जो इसराइल में एम्बेसडर थे वो भी थे, ये सारी शख्सियात उस रास्ते में थी। तो उन्होंने एक तरह से इंडोर्स किया कि ये जो है ये सारा जो है ये हम उसी जगह पे कायम हैं। और इसको ऑल ये जो इसराइल की न्यूज़ एजेंसी बता रही है कि गॉड्स प्रॉमिस इज़ एटर्नल। थर्ड, PM Netanyahu, Marco Rubio and Ambassador Huckabee inaugurate pilgrimage road in Jerusalem, city of David। अच्छा, तो यानी उन्होंने वो वहाँ पे पहुँच के और उस रास्ते का इफ्तिताह करने की तकरीब भी हुई। अच्छा, ये वो जगह है जिसको दो रियासती हल में जिसको दारुल हुकूमत बनना है, यरूशलेम, वहाँ पर वो जो रास्ता बनाया है मुतनाज़ उसका इफ्तिताह करने के लिए अमेरिकन सेक्रेटरी स्टेट और ज़ाहिर NSA भी हैं, तो वो पहुँचे हुए। अच्छा, ये जो है अब उसकी वजह से ये जो है ये एक सूरत हाल ऐसी बनी कि अच्छा, यरूशलेम पोस्ट में फिर उनके जो अमेरिका के जो एम्बेसडर, यरूशलेम पोस्ट कोट कर रहा हूँ, बड़ी सेंसिटिव बात, तो रेफरेंस देना ज़रूरी है। हकबी हिंट्स, उनके जो अमेरिका के इसराइल में एम्बेसडर हैं, वो कह रहे हैं कि US would respect Israeli sovereignty move in वेस्ट बैंक। वेस्ट बैंक में जो इसराइल का की खुद मुख्तारी है उसको माना जाएगा। तो इसराइल की खुद मुख्तारी को माना जाएगा तो भाई दो रियासती हल किधर गया, जिसमें यरूशलेम को दारुल हुकूमत बनना था और जो स्टीव विटकॉफ का प्लान था सो था। तो क्या ये सारा बिट्रेयल था, ट्रैप था, क्या था? ये अब एक नई जंग, एक नई बहस यहाँ पे शुरू हो गई, क्योंकि उसकी वजह ये है, ये बात मैंने पहले भी कही थी, मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ कि जो मशरिक़ वस्ता की और जो वेस्टर्न एशिया की और इवन यूरोप की जो पॉलिटिक्स है ना, पुरानी ये तहजीबें और जंगें और यहाँ पे तनाज़ात और एजेंसीज और हुक्मरान और बादशाह और ये और वो और सारा वो ग्रेटशिज्म से शुरू कर दें, उससे पहले से शुरू करें तो आपका हिस्टोरिकली कभी वाइकिंग्स आ रहे हैं यूरोप में, कभी मतलब बहुत एक खूनी यहाँ पे माजी में तारीख रही है। तो उसकी वजह से अगर ये है ना कि इससे ये ख़त्म नहीं होगा ये मामला, ये इसको सफारती अंदाज में ही हल होना चाहिए था। जैसे मैंने कल भी बात की थी कि नेपाल में जो भी कुछ हुआ है उसके बारे आप बहस कर सकते हैं किसको फ़ायदा हुआ है, इंडिया था, चाइना था। अल्टीमेटली कि नेपाल को स्टेबल होना चाहिए, तशद्दुद ख़त्म होना चाहिए, फिर जो भी हुकूमत बने वो आगे सिस्टम लेके चले, वो चाइना से बात करे, इंडिया से करे, एक मुल्क अपनी जगह मौजूद रहना चाहिए, उसको मुल्क को नुकसान नहीं पहुँचना चाहिए। जैसे बांग्लादेश है, हसीनाबाजी चली गई, दूसरी हुकूमत आ गई, क्या ताल्लुका, मुल्क अपनी जगह, एक फेल्ड स्टेट की का उनको जो है ना एक तरफ नहीं जाना चाहिए कि वो बिल्कुल ही तबाह हो जाए कोई मुल्क। अब मसला है कि इसराइल एक फेल स्टेट की तरफ जा रहा है, रोग स्टेट, फेल स्टेट, एग्रेसर, जो भी आगे पीछे दाएं बाएं कहें, उसको कितना बचा पाते हैं लोग, कितना नहीं बचा पाता है। लेकिन उसके साथ साथ जो मुसलमान और अरब ममालिक हैं, यहाँ पर भी सूरत हाल कोई बहुत ज़्यादा, क्योंकि 2-2.5 लाख 3 लाख अरब शहीद हो गए, ख़ानदान, बच्चे आगे पीछे, और आप रोक नहीं सके उसे, ठीक है। और मुज़ाकरात हो रहे हैं, नहीं हो रहे, ये वो सारा, ये सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ है उससे जो कि सद्दाम हुसैन के साथ हुआ मामला। और सद्दाम हुसैन में ये हुआ कि जब इराक़ में इन्वेजन हुई तो सद्दाम हुसैन स्पेसिफिक थी, कुछ बीच में ज़ाहिर है कि और शहरी भी दर बदर हुए, मारे गए। इतनी बड़ी तादाद में इस तरह से 2-2.5 लाख लोग जो हैं वो एक साथ, बच्चे, औरतें, और वहाँ पे फेमिन की बात आ गया, जब क़ौम मुत्तहिदा की रिपोर्ट आई है जेनोसाइड की, इसकी उसकी, लेकिन इनकी कोई हैसियत अब नहीं रही। अच्छा, अब इशू ये है कि ये तो हो गए नाकाम। अच्छा, उन्होंने ये कह दिया साथी मार्को रूबियो ने कि जो ये करार दे रहे हैं इसको फ़लस्तीनी रियासत का ऐलान कर रहे हैं अरब ममालिक, ये एक अलामती, इसकी सिंबॉलिक, इसकी कोई हैसियत नहीं है। यानी इससे ये उन्होंने अंदर दे दिया कि वो वीटो करने जा रहे हैं सिक्योरिटी काउंसिल के इजलास में, और वीटो कर देंगे तो इसकी कोई हैसियत नहीं होगी। वो कहते हैं कि कितने मुल्कों ने पहले माना हुआ है फ़लस्तीन को, और मान लें मुल्क यूरोप के, तो हमारे ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और मुल्क मान लें। देखिए ना, कई सारे ही अरब मुल्कों में फ़लस्तीनी मंदूब तो मौजूद है ना, फ़लस्तीनी सफारत खाने तो खुले हुए हैं, लेकिन वो कहते हैं कि और कर लें, तो इससे कोई सिंबॉलिक है सारा। ये मार्को रूबियो की बात उनकी दुरुस्त है, ये सिंबॉलिक है। मैंने पहले भी बात कही थी कि रियासतें कई ऐसी हैं जिनको अक़वाम मुत्तहिदा मानता है, तो जिनको नहीं मानता वो मुल्क तो है ना अपनी जगह। तो ये जो है ये बात बिल्कुल जो है ये एक ऐसी हुई कि जो बिल्कुल एक दूसरी तरफ मामला चला गया, और अब ये किसी ग्रे जोन वॉरफेयर में, या मज़ीद तलखियाँ, या मज़ीद जंगें, या मज़ीद महाज इसमें, या मज़ीद इसमें। और मैंने आपको दूसरी बात भी बताई थी
कि ये जो तंजीमें हैं, जैसे जिसमें मैंने मिसाल आपको अखवान की दी थी या हिज़्बुल्लाह की, या देखें ना वो अमल ख़त्म हुई, हिज़्बुल्लाह के साथ मिल गई, आज भी अमल के स्पीकर मौजूद हैं वहाँ पे लेबनान में, और वहाँ पे जनरल जोसेफ एयान जो हैं वो मौजूद हैं, लेकिन वो मौजूदगी उनकी ज़ाहिर हिज़्बुल्लाह उनकी काबीना का हिस्सा नहीं है, वो सऊदी अरेबिया उनको सपोर्ट कर रहा है, लेकिन वो ज़ाहिर है कभी भी अपने ग्राउंड पे जो उनकी हालात हैं, तो उस वक्त आप देखें ना तो वो कभी ग्राउंड से तो अलग नहीं होंगे, वो तो फैसला वही करेंगे जो लेबनान में के लोगों ने फैसला करना है। अब इशू ये है सारा कि यही पोजीशन है, मशवरा की है कि तुर्किया के अंदर जो है या कतर में उनका झुकाव किस तरफ आगे, कैसे क्या वो अंदर का दबाव बढ़ेगा। अच्छा, अंदर का दबाव ये नहीं कि अवाम का दबाव ही होता है, वो कभी कभी होता है वो डबल गेम करके वो जो मुखालफिन होते हैं उनको भी फंड कर दिया जाता है कि यार ये ज़रा इसको तंग करो ना, मतलब अपेरेंटली वो आपके साथ होते हैं, लेकिन जो आपके मुखालिफ होते हैं उसको भी आपके सामने खड़ा कर देते हैं कि यार इसको ज़रा यहाँ पे पेचा डाल के रखो। तो ये वो ओल्ड बुक जो है ना, ये वो दोबारा वही चलती रहती हैं, वही तरीके हैं हज़ारों सालों के कि वो किस तरह से जंगें होती हैं, और ये तो वही एक तरीका दोबारा उस तरफ जा रहा है, ग्रेजन वॉरफेयर। लेकिन मैं नाम उसके नए में निकाल लें, पहले कुछ और होता होगा, पहले का जहन नहीं दिया जाता होगा, महलाती साजिशें नहीं होती होंगी, लेकिन अब उसको ग्रेजन वॉरफेयर कहते हैं। इशू ये सारा ये है कि ये इस इजलास में कोई ना कोई ऐसी मरबूत हिकमत अमली सामने आनी चाहिए थी जिसके नतीजे में गज़ा में जंग बंदी हो जाती है, लेकिन गज़ा में इतनी शदीद खूनरेज़ी इस वक्त हो रही है कि जिसकी तवक्को नहीं थी, और खूनरेज़ी हो रही है, इमारतें गिराई जा रही हैं, ग्रैंड ग्राउंड ऑपरेशन शुरू हो गया, साथ ही यमन पे अटैक शुरू हो गए, और वो टोटल वो कह रहे हैं कि हम इसको गज़ा इज़ बर्निंग, इसको इरेज करेंगे। और प्रेसिडेंट ट्रंप ने आज सोशल ट्रूथ पे मैसेज डाला, उन्होंने कहा आई हैव जस्ट रेड, ये फर्स्ट जो है, जस्ट रेड न्यूज़ रिपोर्ट दैट हमास हैज़ मूव्ड द होस्टेजेस अबव ग्राउंड टू यूज देम एज ह्यूमन शील्ड्स अगेंस्ट इजराइल्स ग्राउंड ऑफेंसिव। आई होप द लीडर्स और हमास नो व्हाट दे आर गेटिंग इनटू इफ दे डू सच अ थिंग, दिस इज़ ह्यूमन एट्रोसिटी। अभी हमास को मुखातिब किए प्रेसिडेंट ट्रंप ने, द लाइक्स ऑफ विच few people have ever seen before. Don't let this happen or all bets are off. Release all hostages now. अच्छा, अब वो ज़ाहिर है उनका कहना ये कि बाहर ले आए ह्यूमन शील्ड बनाने के लिए कि हमले हों तो उसमें ये भी लोग शहीद हो जाएं, तो मैं बता रहा हूँ कि वो ख़त्म हो जाएंगे सारे, वो 20 लोग भी, यरगमाली भी मारे जाएं, सब मारे जाएं, लेकिन गज़ा को हम तबाह कर देंगे। गज़ा इज़ बर्निंग। वहाँ पे जो इस वक्त नारे लग रहे हैं वो ये हैं कि गज़ा इज़ बर्निंग। जी। अच्छा, उसके साथ ही जो दूसरी बात है वो देखें, अब इसके नतीजे में मैंने आपको बताया ना, ये मूवमेंट्स, ये जब कल भी मैंने बात की थी अखवान मुस्लिमून, हमास अखवान मुस्लिम, ये जब शेख अहमद यासीन को निशाना बनाया गया वहाँ लेबनान में, तो मैं उस वक्त रिपोर्ट कर रहा था एक इवेंट को, फिर अब्दुल रसीद रंदेजी को और बाकी शख्सियात रिपोर्टिंग होती रही, लेकिन फिर उसके बाद पढ़ा इनको पहले कि इनकी तारीख आगे पीछे नए में, हसन बना को फांसी लग गई, सॉरी उनको कत्ल कर दिया गया, सईद कुतुब को फांसी लग गई हो गया, तो हर दफ़ा ये होता था कि ये तहरीक ख़त्म होगी, तहरीक ख़त्म नहीं हुई। अच्छा, एक बात जो है ना वो जहन में रखें, जो मैंने कल भी बात की थी कि इमाम ये हसन बना और मोहम्मद अब्दी और बाकी रशीद रज़ा के हवाले से ये बात बड़ी अहम है, ये इसको समझना बड़ा ज़रूरी है। और वो बड़ी इम्पोर्टेंट बात यह है कि दुनिया में अब यानी सुन्नी मकतब फ़िक्र की बात अगर करते हैं तो दुनिया में सबसे ज़्यादा हनफी हैं, सही, हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह दुनिया में सबसे ज़्यादा हनफी हैं। अच्छा, फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे शाफ़ई हैं, इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाह अलैह के, जो उनके ख़यालात से ज़्यादा कुर्बत रखते हैं, इज़्ज़त सबकी, सारे सब ये बड़ी शख्सियात हैं, लेकिन मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा सुन्नी जो हैं वो हनफी हैं, उसके बाद शाफ़ई हैं, फिर उसके बाद जो है वो मालिकी हैं, और फिर उसके बाद जो है चौथे नंबर पे वो हनफी हैं, ठीक है, यही सबसे चौथे नंबर पे यानी शाफ़ई हो गए,
उसके बाद मालिकी हो गए, और फिर उसके बाद जो है हम्बली हो गए। चौथे नंबर पे, सॉरी, हम्बली, हनफी नहीं, हम्बली। यानी हनफी दुनिया में सबसे ज़्यादा, फिर उसके बाद शाफई, फिर उसके बाद मालिकी, और फिर उसके बाद हम्बली। ये पूरी दुनिया में इस तरह से, ठीक है, इमाम अहमद हम्बल के। लेकिन अगर हम अरब दुनिया में चले जाएं तो अरब दुनिया में हमें ये डिस्ट्रीब्यूशन किसी मुख्तलिफ अंदाज में नज़र आती है। सही। अरब दुनिया में सबसे ज़्यादा जो है, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा तो हनफी है ना, लेकिन अरब दुनिया को खाली देखें तो सबसे ज़्यादा जो है वो मालिकी हैं। वो मालिकी जो पूरी दुनिया में तीसरे नंबर पे हैं, वो अरब दुनिया में सबसे ज़्यादा हैं। सही, ठीक है। इसी तरह से पूरी दुनिया में शाफी दूसरे नंबर पे, अरब दुनिया में भी शाफी दूसरे नंबर पे हैं। सही। और पूरी दुनिया में जो हम्बली हैं, इमाम हम्बल के रहमतुल्लाह अलैह के मानने वाले, वो अगर चौथे नंबर पे हैं तो अरब दुनिया में वो तीसरे नंबर पे हैं, और फिर चौथे नंबर पे हनफी हैं। सही। जो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा हनफी हैं वो अरब दुनिया में चौथे नंबर पे हैं। अच्छा, यानी हमारे पाक व हिंद को अगर लें तो यहाँ पे तो बरेलवी और देवबंदी ज़्यादा, उनकी सोच ज़्यादा है, तो दोनों हनफी हैं। देवबंदी और बरेलवी जो हैं दोनों इमाम अबू हनीफा को ही मानते हैं, और बाद में फिर मुख्तलिफ जो मामलात है उस पर फ़िक़ही इख्तलाफ है, लेकिन हैं दोनों हनफी। और उसकी वजह ये कि ज़्यादा यहाँ पे जो हनफी हैं वो ज़्यादातर तुर्क और ये जो सेंट्रल एशिया और बाकी जगहों पे भी, लेकिन यहाँ ज़्यादा तो यहाँ पे जब यहाँ पे मंगोल और गजनवी और अफगानिस्तान में भी ज़्यादा, बांग्लादेश, पाकिस्तान, तो ये यहाँ पे ज़्यादा हनफी हैं, क्योंकि देवबंदी और बरेलवी दोनों हैं हनफी। तो तुर्क असर ज़्यादा आया, तो उसमें गजनवी और गौरी और मंगोल और ये साथ, तो इस्लाम कबूल किया तो इधर से ज़्यादा आया। लेकिन उससे पहले जब ये अरब आए तो वो शाफी। अच्छा, इसको बताना इसलिए ज़रूरी है कि जो अखवान हैं वो, मैंने कल कहा था कि उनके ख़यालात करीब हैं इमाम अहमद हम्बल से, लेकिन इमाम शाफई से ज़्यादा करीब हैं क्योंकि मिस्र में रहे। सही। अच्छा, और इमाम हम्बल से चूँकि करीब रहे हैं तो कुछ उनका जो अंदाज़ है वो इमाम अबू तैमिया से ज़्यादा करीब हैं, जो कि ज़रा थोड़ा सा सख्त मौक़िफ़ रखते थे। सही। लेकिन उनके सोच अलग है बिल्कुल, यानी वो अपने आप को जो है वो ना वो अपने अलग सोच, जैसे हमारे यहाँ जमात इस्लामी है, सैयद अबुल अला मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह, तो वो उनके ख़यालात आप पढ़ें तो वो अलग ख़यालात हैं। यानी उनके वो आपको किसी एक मतलब आपको सारे ही उसमें रंग नज़र आएंगे, यानी आपको सारे ही जो जितने उलमा हैं और इमाम हैं सुन्नी और इवन अहले तशय्युअ में, उस सारे ही आपको उनकी तालीमात की झलक नज़र आएगी जमात इस्लामी के सैयद अबुल अला मौदूदी की तहरीरों में। इसी तरह से आपको सैयद कुतुबिया, सैयद कुतुबिया हसन अल-बना की जो तहरीरें हैं आपको मतलब उसमें आपको रंग ज़रूर नज़र आएगा कि ठीक है, चूँकि ये इजिप्ट में रहे तो शाफ़ी वहाँ ज़्यादा हैं, नॉर्थ अफ्रीका में, लेकिन यह है कि इनके थोड़ा सा इनके जो वालिद हैं वो इमाम हम्बल को मानते थे, ये सारे, तो वो आपको वो कलर नज़र आएगा। लेकिन हनफी नहीं है, क्योंकि मैंने कहा ना कि हनफी चौथे नंबर पे सबसे कम है अरब दुनिया में। अच्छा, तो अब ये चूँकि एक नज़रियाती सोच है, एक नज़रियाती सोच है, एक नज़रियाती तहरीक है, तो उसके नतीजे में ये है, और ये वो है जिसको पॉलिटिकल इस्लाम कहते हैं। वेस्टर्न जो किताबें हैं वो कहती हैं पॉलिटिकल इस्लाम। इस्लाम तो ठीक है, लेकिन पॉलिटिकल इस्लाम क्या आ गया? उसका काउंटर आर्गूमेंट तो ये है कि इस्लाम तो हर सियासत में भी इस्लाम है, तिजारत भी इस्लाम सिखाता है, रिश्ते भी इस्लाम सिखाता है, आपस में मिलना जुलना कैसे है, दुनियादारी कैसे है, सफारतकारी कैसे है, हुक्मरानी कैसे है, ग़ुलामी कैसे है, असूल क्या है ज़िंदगी के। इस्लाम तो हर जगह है। तो ये पॉलिटिकल इस्लाम तो एक लेवल है जो आपने लगाया। इस्लाम तो एक पूरा आपको तरीका बताता है कि किस शख्स को जो है वो किस शख्स के पास इमारत होनी चाहिए, किस शख्स के पास जो है वो कौन सा शख्स लीडर होना चाहिए, सिपह सालार की क्या खसूसियात होनी चाहिए। बुनियादी तौर पे तो इस्लाम जो है वो इस तरह बात करता है।
उसमें तो अरबी को अजमी पे और अजमी को अरबी पे कोई फौकियत नहीं है। लेकिन बहरहाल ये चीज़ें मैटर करती हैं, क्योंकि ये पॉलिटिकल स्टाम्प का लगाते हैं कि ये इस्लाम तो ठीक है, लेकिन साथ साथ ये पॉलिटिकल कलर भी इसमें ले आते हैं कि ऐसे होना चाहिए और ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए और ऐसे नहीं होना चाहिए। ये चीज़ जो है ये बिदत है और ये चीज़ बिदत नहीं है, ये चीज़ ऐसे है, ये चीज़ ऐसे नहीं है, ये गलत और ऐसे ही हो रहा है। तो पॉलिटिकल इस्लाम की तहरीकें, इसीलिए मैंने कहा ना अरब ममालिक में पॉलिटिकल इस्लाम की तहरीकें जो है ना वो काबिल कबूल नहीं है। सही। वो पॉलिटिकल ग्राउंड पे ज़रूर कबाइल की बुनियाद पे बन जाए कि जी फलाना जो है ये उसका वो उस कबीले का है तो ठीक है, फलाना उस कबीले का है तो ठीक है। लेकिन ये है कि जो सियासी मामलात हैं उसको ज़्यादा पसंद नहीं किया जाता। ठीक है, सही। अच्छा, अब ये है कि ये जो तहरीक, अब मैंने कल भी बात की थी कि ये 1927-28 से ही बनी हुई तहरीक और 2024-25 तक ये तहरीक अपने अंदर कभी होती रहती है, रूट्स पकड़ती रहती हैं, जिसके नतीजे में हर दौर में, अब देखें ना, जमाल अब्दुल नासिर ने फांसी दे दी थी। हालांकि जमाल अब्दुल नासिर बड़े मकबूल लीडर थे, लेकिन जमाल अब्दुल नासिर के इख्तलाफात इनसे पैदा हुए तो जमाल अब्दुल नासिर ने फिर इनको फांसी भी दी, लेकिन इजिप्ट के अंदर ही बढ़ते रहे। फिर देखें, फिर जो फ़लस्तीन है ना उसमें दो ग्रुप्स हैं इस वक्त, एक तो हमास है और एक इस्लामी जिहाद है। इस्लामी जिहाद भी अफ़गान से मुतासिर है, ये दोनों एक साथ थे पहले, लेकिन वहाँ पे जब वो शकीकी वाले में नाम था, जो शकीकी ग्रुप अलग हो गया, ये अनवर सादात का भी तो मर्डर हुआ ना इजिप्ट के, वो जो परेड के दौरान अनवर सादात को मार दिया था, उसके बाद वो ग्रुप अलग हो गया, वो वहाँ से इजिप्ट से निकल आया, तो यहाँ इस्लामी जिहाद, लेकिन हैं दोनों अफ़गान के, यानी हमास और इस्लामी जिहाद, ये दोनों तंजीमें जो एग्जिस्ट कर रही हैं गज़ा में, ये दोनों अफ़गान से ही मुतासिर हैं। यानी बुनियादी तौर पे ये जो है ये एक ही सोच है, लेकिन इनमें इख्तलाफ पैदा हो गया था अनवर सादात के कत्ल के बाद सदर। अच्छा, अब इस पेचीदा सूरत हाल में कैसे इस मसले को हल किया जाए, क्योंकि ये जो मसला है, ये मसला फ़लस्तीन जो है, ये मसला फ़लस्तीन ये सिर्फ अफ़गान का मामला नहीं है। अच्छा, अरब ममालिक में ये सोच बड़ी कवितर है, क्योंकि अरब स्ट्रीट है और अरब लीग बनी इसीलिए थी। अफ़गान को तो शिकस्त नहीं दी ना इसराइल ने 48 में या 67 में या 73 में अफ़गान को तो शिकस्त नहीं दी ना, अरब ममालिक को शिकस्त दी है ना, चाहे वो गोलान की पहाड़ियाँ निकली हों या मगरबी किनारा निकला हो या जो भी, तो अरब ममालिक से। लेकिन अरब ममालिक जो हैं वो बाद में उनकी क़यादतों ने मुआहदे तय कर लिए। अब यह है कि वो मुआहदे तय कर लिए, तो अब वो यानी अहमद शारा यहाँ तक तैयार हो गए थे कि भाई हम 67 की गोलान पहाड़ियों पे नहीं, हम 74 वाली पे मान लेते हैं। हालांकि 67 की गोलान पहाड़ियों में तो सारी ही गोलान पहाड़ियाँ शाम की हैं, लेकिन 74 में मुआहदा चूँकि तय आ गया कि गोलान पहाड़ियों का एक हिस्सा जो है बफर जोन होगा, तो उन्होंने कहा ठीक है ये मान लेते हैं, क्योंकि यूएन मान चुका है, सोवियत यूनियन ने मान लिया था, अमेरिका ने, अरब ममालिक ने, ठीक है। अब वो उसको भी नहीं मान रहे, तो कह रहे हैं नहीं तो ग्रेटर इसराइल है। अच्छा, अब अगर आज ग्रेटर इसराइल है तो उसका मतलब, और फिर अमेरिका जो है उसकी बात पे कौन, यानी वो कह रहे हैं सिक्योरिटी गारंटी, ज़बानी कलामी सिक्योरिटी आप ही के यहाँ वो है और आप ही को, हम ही आपको वो करेंगे। देखें ना, ये तो पूरी एयर स्पेस अगर कंट्रोल में है किसी सेंटकॉम के, तो उस एयर स्पेस में तक परिंदा भी उड़ेगा, तो वो उनको पता, उनका काम यही है, ठीक है ना। आज की जो टेक्नोलॉजी है उसमें कैसे मुमकिन है कि जी वो एक जगह से सिग्नल ब्रांच हैं उनकी आगे पीछे दाएं बाएं, तो अगर किसी इंटेल ने भी रिपोर्ट किया है, फ़र्ज़ करें, और किया होगा किसी इंटेल ने रिपोर्ट, लेकिन क्या वो इंटेल इतनी ओके, कल वो नेतन्याहू ने कहा, नेतन्याहू ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक जुमला सबसे इंटरेस्टिंग, जो मार्को रूबियो के साथ उसने बात की ना नेतन्याहू ने, उसमें एक तो मैंने 5 बातें बताई थी ना कि चाइना का जिक्र किया, उसने एक बात और बात की, उसने कहा कि तुम सबके हाथों में कितने लोग ऐसे हैं तुम्हारे हाथों में मोबाइल फ़ोन है। ये उसने सवाल पूछा एक जर्नलिस्ट से, ये पूरा प्रॉपर सवाल है। वो कहता है कि तुम्हारे हाथों में कितने लोगों के हाथों में मोबाइल है, तो फिर वो खुद ही कहता है कि जितने के हाथों में मोबाइल है ना, समझ लो कि तुम्हारे हाथ में इसराइल है, ठीक है ना। तो हमारे साथ ज़्यादा गड़बड़ ना करना, तुम्हारे हाथों में इसराइल है। अच्छा, अब इशू ये है कि यहाँ पर वो आके बैठ गए, ठीक है। खलीजी जंग हुई, खलीजी जंग 91 की हुई, 91 के बाद सेंटकॉम बना, सेंटकॉम सारा बन गया, जिधर उनका वो हाथी के पैर में सबका पैर, वो उधर जो है वो जाहिर है कि इस वक्त जो है वो
उनसे कौन पंगा ले, क्योंकि ये मुल्क उसको सपोर्ट कर रहा है, ये मुल्क उससे लड़ रहा है, ये मुल्क उससे लड़ रहा है। अल्टीमेटली तो सारा सेंटकॉम है ना जी, अल्टीमेटली तो एक ही है ना, एक ही जगह से कंट्रोल हो रहा है। अच्छा ये सिग्नल इधर से आ रहा है, ये सिग्नल इधर से आ रहा है, ये इससे बातचीत कर रहा है, ये इससे बातचीत कर रहा है, इसका डाटा उधर जा रहा है। मैं अगर किसी दूसरे को मैसेज भेजता हूँ टेलीफोन पे, मैंने किसी को यहाँ पे मैसेज भेजा, तो वो मैसेज जो है वो कैसे जाएगा, या मैंने किसी को कोई तस्वीर फॉरवर्ड की तो कैसे जाएगी, मैंने व्हाट्सएप से तस्वीर फॉरवर्ड की तो कैसे जाएगी। वो तस्वीर जो है या वो मैसेज है, जो भी उर्दू का मैसेज है, इंग्लिश का मैसेज है, पहले वो नंबर्स में टूटेगा, पहले वो नंबर्स में टूटेगा, और फिर नंबर्स डेटा की जिस चीज़ को भी डिजिटल कहते हैं ना, डिजिटल, वो लफ्ज़ डिजिटल डिजिट से निकला है। तो तस्वीर है तो तस्वीर छोटे छोटे नंबर्स में टूटेगी, जिसको पिक्सल्स कहते हैं। सही। अगर आप तस्वीर को इनलार्ज करते जाएं करते जाएं करते जाएं करते जाएं, जूम इन करते जाएं करते जाएं, तो तस्वीर अल्टीमेटली कोई भी एक शख्स की तस्वीर है तो वो छोटे 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 हज़ारों लाखों करोड़ों पिक्सल्स के अंदर हो जाएगी। कैमरे की इसलिए स्ट्रेंथ को पिक्सल कहा जाता है। बहुत टेक्निकल बात हो जाएगी। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जहाँ पर भी लफ्ज़ डिजिटल आता है ना, अगर आपकी घड़ी जो है ये सुइयों वाली घड़ी है तो ये एनालॉग है, और अगर इस घड़ी में नंबर्स आ रहे हैं तो डिजिटल। तो डिजिटल का मतलब डिजिट्स होता है। तो यहाँ से कोई भी चीज़ वहाँ जाती है, इसलिए कहते हैं ना डेटा इज़ द ऑयल। ये डेटा की सूरत में नंबर्स है ना, नंबर्स की सूरत में चीज़, चाहे कोई भी तस्वीर हो, कोई भी मैसेज हो, कोई भी आप वॉइस नोट भेजें, कुछ भी भेजें, वो दूसरी तरफ जब रिसीव होगी तो फिर वो दोबारा जो नंबर्स हैं वो फिर तस्वीर की शक्ल लेंगे और फिर जाहिर होंगे उस टेलीफोन में कि ये वीडियो भेजी है, ये तस्वीर भेजी है जी। तो वो सारा का सारा डाटा चूँकि सेंटकॉम के ही अंडर आ रहा है, वो उन्हीं की स्पेस है, तो ये कैसे मुमकिन है कि एक शख्स इधर से कुछ और भेज दे उसको और उस तक जो पहुँचते पहुँचते वो उनको पता ही ना चले। ब्रेक के बाद डिस्कस करते हैं जी। नाज़रीन वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, कल का इजलास आप कह रहे थे कि कोई भी हतमी फैसला करने में नाकाम रहा है, और आज भी अक़वाम मुत्तहिदा की गज़ा के मज़ालिम के हवाले से रिपोर्ट आई है। गज़ा के हवाले से ज़ाहिर है पूरी दुनिया इस वक्त एक तरफ खड़ी, 142 मुल्क तो अक़वाम मुत्तहिदा की तो क्या हैसियत रहेगी। अच्छा, मैं सिर्फ आपको ये बताऊँ कि ये मैंने आपसे पहले ही कहा ना कि अरब ममालिक में जो सुन्नी मकतब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखते हैं, वो अगर इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह को, तो वो अरब दुनिया में भी, और अरब दुनिया में चूँकि मिस्र और जो नॉर्थ अफ्रीका और बाकी जगहों पर भी वो इमाम शाफ़ी को ज़्यादा, उनके मसले को ज़्यादा, लेकिन उससे बढ़ के जो दुनिया के लेवल देखें तो इंडोनेशिया, मलेशिया, ये कितने बड़े ममालिक हैं, तो यहाँ सारे इमाम शाफ़ी को मानते हैं। तो उसकी वजह से वो जो आबादी का तनाजुब देखें ना, लेकिन उसके बावजूद शाफ़ी दुनिया में भी सेकंड नंबर पे हैं और अरब ममालिक में भी सेकंड पे हैं। हाँ, जो हनफी हैं वो अरब ममालिक में फिर चौथे नंबर पे चले जाते हैं। अच्छा, तो और मालिकी, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह, उनके जो है वो जो उनकी तालीमात को ज़्यादा मानते हैं। सबका एहतराम सबकी जगह, लेकिन मैं सिर्फ आपको ये नंबर वाइज बता रहा हूँ। तो लेकिन ये कि अख़वान अलग हैं, अख़वान जो हैं वो एक अलग चूँकि थ्योरी लेके चलते हैं, बिल्कुल इसी तरह जैसे जमात इस्लामी है पाकिस्तान में। तो जमात, एक दफ़ा मैंने तारुल कादरी साहब से पूछा जी, मैंने कहा जी आप बरेलवी हैं, मकतब फ़िक्र से ताल्लुक़ है आपका? कहते नहीं, मेरा तो बिल्कुल एक अलग। अच्छा, मैंने कहा जी मुझे तो ये हमेशा ख्याल हुआ कि शायद आप बरेलवी मकतब फ़िक्र से। कहते नहीं, मेरा बिल्कुल एक मुख्तलिफ, मैं सबकी इज़्ज़त करता हूँ, एहतराम करता हूँ, सबको पढ़ता हूँ, लेकिन मेरी जो तालीम है वो बिल्कुल एक मुख्तलिफ अंदाज में मैं देता हूँ। मैंने कहा अच्छा, बहरहाल ये उलमा की बात है, बड़ी शख्सियात सारी, हम तो सिर्फ एक बात कर सकते हैं। अब इसमें दूसरी तो अब ये मामला जो है ये किसी और तरफ जा रहा है, तहरीकें ख़त्म नहीं होंगी, ये अंडरग्राउंड। अभी तक तो सामने लोग थे, सामने आपके आ रहे थे, बैठ रहे थे, खालिद मिशाल, इस्माइल हानिया, हसन नसरुल्लाह, ये सारी शख्सियत। अब ये वो होगा जो फिर दोबारा जो है ना ये अंडरग्राउंड तहरीकें। अच्छा, फिर होता बड़ा इसमें जब है मामला, एक तो ये होता है ना कि जो जिस जगह पर तो रहनुमा मौजूद हो ना, मिसाल के तौर पर जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश में इनकलाब आ गया तो आप कह रहे हैं अच्छा जी ठीक है, उधर जो है वो इनकलाब आया तो उधर जो है वो हसीना वाजिद नहीं है तो चलें खालदा ज़िया होंगी, खालदा नहीं डॉक्टर यूनुस होंगे, मतलब कोई
ऐसे लीडर तो है ना जिनके साथ किसी ना किसी अंदाज में मुकालमा हो रहा है उनकी बात, लेकिन जो जहाँ पर पता ना हो ना कि क्या हुआ है असल में, मतलब जो क़यादतें हैं वो मुल्क ही गए, पता ही ना चले कि यहाँ पर अब कौन रिप्रेजेंट कर रहा है किसको। मतलब किसी मुल्क में कोई वाक़या पेश आ जाए तो मैं ज़ाहिर है कि उस मुल्क के जो भी हुक्मरान हैं या फोर्सेज हैं तो वो एक कामयाब मुल्क तो रहते हैं ना अपनी, जो उनका बड़ा ज़रूरी है। अब इशू ये सारा कि वो अच्छा एक ही वक्त में पावर्स दोनों तरफ खिला रही होती हैं। मिसाल के तौर पे अगर अहमद शाह से बात हो रही है लेकिन SDF को भी सपोर्ट हो रही है साथ साथ, अगर एक ग्रुप को सपोर्ट हो रही है तो उसके मुखालिफ ग्रुप को भी सपोर्ट हो रही है कि इस तरफ इनको दोनों तरफ वो डबल ट्रिपल जो भी होते हैं सिलसिला, उसके नतीजे में सारा अगर आप देखें ना तो ये एक अजब तरफ से मामला चला गया। यानी आपको समझ नहीं आएगा कि इस वक्त वाइट हाउस जो है वो ज़ेलेंस्की के साथ है, ज़ेलेंस्की के ख़िलाफ़ है। अगर ज़ेलेंस्की के ख़िलाफ़ है तो नेटो में क्यों है, फिर तो उसको प्रेसिडेंट पुतिन के साथ होना चाहिए। और देखें ना, मतलब एक पूरी दुनिया में इस वक्त क्योंकि सिस्टम ऊपर नीचे हो रहे हैं, गिर रहे हैं सारे सिस्टम। वो जो टिकटॉक के हवाले से बात हुई तो आज वो ओरेकल जो बड़ी एक क्लाउड कंपनी है वो दरमियान में आ गई कि वो दरमियान में शायद आके जो अमेरिका में जो डेटा होगा वो उसको देखा करेंगे। चाइना की तरफ से कहा गया कि अभी तो डील फाइनल नहीं हुई। प्रेसिडेंट ट्रंप ने उसमें सोशल टू मैसेज डाल दिया टू सोशल पे कि हमारे मामला तय पा गए हैं। इंडिया में आज मुज़ाकरात हो रहे हैं। ये अब इसकी ये भी अजीब तरफ जाते हैं कि भाई ये यूक्रेन की जंग हो रही है तो ये आपने की है, मतलब है कि यूक्रेन की जंग आपकी वजह से हो रही है और बाकी दुनिया की वजह से तो आप पे हम टैरिफ लगा रहे हैं। वो किस तरह आप कायल करते हैं, वो भी कोई एक अजीब एक पेचीदा मसला हुआ है इंडस्ट्रीज बंद होनी चाहिए। तो ये जो है ना एक अजीब तरफ से जो है ना एक अजीब तरह से पूरी दुनिया में इस वक्त एक यानी बजाय इसके कि कोविड के बाद जो है ये ज़रा सुकून आता, मईशतें ठंडी होती सारे। अच्छा, प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो आज अभी थोड़ी देर में खबरें आनी शुरू हो जाएंगी, वो बरतानिया पहुँच रहे हैं। ये उनका दूसरा सरकारी दौरा है बरतानिया का और किंग चार्ल्स उनका इस्तकबाल करेंगे और बड़ा ज़बरदस्त किस्म का उनका इस्तकबाल होने जा रहा है बरतानिया में। वो अगले 2-3 दिन बरतानिया में गुजारेंगे। उस बरतानिया में गुजारेंगे जो ख़ुद बड़ा अनईज़ी है। यानी बरतानिया जो है इस वक्त वो एक तो केयर स्टैमर की जो पोजिशनिंग हो गई है वहाँ पे वो बड़ी ख़राब है। फिर दूसरी बात ये है कि वहाँ पर अभी जो राइट विंग का पूरा इज्तिमा हुआ है जिसमें हज़ारों लाखों लोग सड़कों पे थे, उसमें जो है इलॉन मस्क ने और उन्हें निजल फराज जो है वो उनकी या राइट विंग या जो भी आप कह लें वो पार्टियां ज़्यादा उभर के सामने आ रही हैं जो एंटी इमिग्रेशन और H1B वीज़ा और ये सारे वो जो एक ही सारा चल रहा है पूरी दुनिया में, तो वो मुजाहरे कर रहे हैं, वो वहाँ पे निकले हुए हैं सड़कों पे। अब उस दौरान ट्रंप जा रहे हैं, वो जो है उनके खिलाफ भी शायद कोई मुजाहरे तैयारियाँ हो रहे हैं, लेकिन ट्रंप को कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। वो किंग चार्ल्स अच्छा फिर वो इसी दौरान वो शाही ख़ानदान के अपने इख्तलाफात भी सामने आएंगे क्योंकि जो प्रिंस एंड्रयू का नाम भी तो जेफरी एप्स्टीन फाइल्स के अंदर निकलता है ना कहीं, और फिर उससे हट के भी शाही ख़ानदान के इख्तलाफात हैं, तो एक जगह वो करेंगे एक जगह वो करेंगे, फिर सोसाइटी डिवाइडेड है। तो बहरहाल प्रेसिडेंट ट्रंप जो है तो मार्को रूबियो कतर से रात को ही बरतानिया पहुँच गए। यानी ये बात इसलिए बतानी ज़रूरी है कि वो कतर में उनका क़याम बहुत मुख्तसर रहा। सिर्फ उन्होंने अमीर कतर से मुलाकात की और वो गालिबन 1-on-1 या हो सकता है दोनों तरफ से जो सीनियर हुकाम है वो बैठे हों। लेकिन एक जो आज मुलाकात हो रही है रियाद में वो इंटरेस्टिंग है और वो हो रही है अली लारीजानी जो कि इंटेलिजेंस चीफ है, स्पीकर भी रहे हैं पहले, बड़े ज़बरदस्त आदमी है अली लारीजानी, वो रियाद में है। और रियाद में आज रियाद की जो इंटेलिजेंस सर्विसेज सऊदी अरेबिया की उनसे उनके मुज़ाकरात हो रहे हैं। अब ये है कि ये ममालिक तुर्किया अरब ममालिक बाकी इनको एक बात का तो एहसास हो गया, दो बातों का। एक तो ये है कि अवाम और सड़कें कुछ और सोच रही हैं, दूसरी बात यह है कि अमेरिकन जो हैं वो हमें भी एम्बेरस कर रहे हैं और हमारे साथ भी एक अजीब मामला कर रहे हैं कि भाई मैंने फ़ोन किया था, फ़ोन स्टीव वित्कॉफ का गया, उसने नहीं उठाया था, आइंदा नेतन्याहू नहीं करेगा हमला। लेकिन साथ ही जो है वो ठीक है अरब ममालिक तो है ना, तो अब अरब ममालिक में यमन पे अटैक हो रहा है तो फिर सवाल खड़े हो रहे हैं यमन पे कैसे अटैक हो रहा है। भाई आपने तो कहा था कि यहाँ और अटैक नहीं होगा, तो यमन पे अटैक हो रहा है तो बता यमन में दो हुकूमतें, ये मैटर नहीं करती चीज़ें। जो कंट्रोल कर रहे हैं वो तो अंसारुल्लाह कर रहे हैं, हुतीज़ कर रहे हैं, तो दूसरे प्रेसिडेंट अगर बैठे हैं तो क्यों। ये इसका बेहतरीन हल अभी भी, और मेरी दुआ है कि ये स्टीव वित्कॉफ का प्लान अभी भी, क्योंकि उन्होंने कहा कि कतर मीडिएशन से ना हटे, इजिप्ट ने कहा हम भी मीडिएशन से नहीं हट रहे।
इस कॉन्फ्रेंस के नतीजे में जो वाहिद चीज़ सामने आई, नाकाम तो मरबूत हिकमत अमली सामने नहीं आई, लेकिन इससे ज़्यादा सख्त मैंने बयान भी कभी नहीं सुने। जो प्रेसिडेंट सीसी ने बात की है इसराइल के बारे में, या जो यूएई का मौक़िफ़ गया है वेस्ट बैंक के हवाले से, एनेक्सेशन के हवाले से, या जो अमीर कतर या उनके, ये बयानात सख्त तरीन बयानात हैं। या सऊदी अरबिया का जो कॉन्फ्रेंस का बुलाना है, वो फ़र्क पड़े ना पड़े, वो इसराइल तो डब्बा गो हो गया है ना उसका, वो तो ना इन्वेस्टमेंट, ना जहाज़, ना आगे ना पीछे। वो खुद कह रहे हैं कि जी हमारी जो है वो सारे असला तबाह हो गया, ईरान ने जो है वो ऐसी तैसी फेर के रख दी, हुतीज़ ने ऐसी तैसी, बाकी जो भी आप करते रहे, बाद में 2 साल तक वो जहरीत ख़त्म नहीं हो पा रही। आज वो कह रहे हैं फाइनल असॉल्ट है। तो इसमें साथ ही अक़वाम मुत्तहिदा का इजलास हो रहा है, 3-4 दिन वो प्रेसिडेंट बरतानिया में गुजारेंगे। इस दौरान वो बरतानिया को कायल करेंगे कि आप तस्लीम ना करें, दूसरी 2 रियासती हल की तरफ ना जाएँ। केयर स्टैमर जो है कितना प्रेशर ले पाते हैं, नहीं ले पाते, क्योंकि उनके वहाँ पर भी सूरत हाल बड़ी अजब सी है। तो ये आने वाले चंद रोज़ जो है, इस वक्त बहरहाल जब मैं बात आपसे कर रहा हूँ तो गज़ा में ज़मीनी ऑपरेशन शुरू हो गया, मैसिव ज़मीनी ऑपरेशन, और बहुत बड़ी तादाद में शहादतें हो रही हैं। और ये जो कतर अब कैसे बात करेगा, किससे बात करेगा, क्या करेगा, स्टीव विटकॉफ किधर गए, वो इसराइल आ गए, वो तो हम तो मानते नहीं हैं। और ये तो जो है मगरबी किनारा हर हाल में हमारे हाथ में होगा, और देखेंगे तो ये तो मार्को रूबियो भी वहाँ पे आके और इंडोर्स करके चले गए, उनके सफ़ीर भी इंडोर्स करके चले। तो कौन सी दूसरी रियासत, क्या सऊदी अरब ऐलान कर चुका है दूसरी रियासत। तो ये मुल्क जो है ना, यहाँ पे अब ये मुझे लगता है बज़ाहिर कि या तो ये फौरी तौर पर मुज़ाकरात की तरफ जाएंगे, या ये है कि फिर बड़ी जंगें, झड़पें, और जंगें ऐसी शुरू होंगी, झड़पें ऐसी शुरू होंगी, ग्रे जोन ऐसा होगा शुरू कि, और ये सिर्फ रहेगा नहीं मशरक़ वसत, आगे भी फैल जाएगा कि आपको पता चलेगा एक ही पावर इधर है कि ये इधर है, मतलब इस तरफ है, इस तरफ को कौन कर रहा है, इस तरफ को कौन कर रहा है, वो पता चलेगा। पीछे एक ही कोई पावर होगी और दोनों तरफ से वो लड़वा रही होगी। ओल्ड बुक जो है डिवाइड एंड रूल वाली। तो ये बदकिस्मती से उम्मीद करते हैं कि ये कत्लेआम ख़त्म होगा और कोई सफारती हल निकलेगा, लेकिन बज़ाहिर कल कोई जाम मरबूत हिकमत अमली सामने नहीं आई, लेकिन बात सख्त तरीन हुई है। ये जो बात है ना, सफारती ताल्लुकात तोड़ने पे गौर हो रहा है, तो ये बात कभी हुई नहीं, तब तोड़ने पे गौर हो रहा है। तो उसके बाद अगर शहादतें और हो जाती हैं तो तोड़ना पड़ जाएगा। तो देखते हैं कि ये मामला अब, जब नेतन्याहू आज की रात बड़ी खूनी रात गुजरी कि अल्लाह ताला अपनी हिफाजत में रखे, अपनी पनाह में रखे, आज की रात बड़ी खूनी होगी गज़ा में और मगरबी किनारे में और यमन में। तो देखते हैं कि कल क्या खबर आती है। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, के साथ ही आज का प्रोग्राम अपने अख्ताम को पहुंचा। मुझे सुमेरा सलीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। अपने दोस्तों रिश्तेदारों गुर्दनवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।